हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे ये आपका नया चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीवन मीन्स नेचुरल वाइल्ड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज इस चैप्टर में भूगोल के इस चैप्टर में आप देखेंगे हम खास करके दो क्षेत्रों के दो देशों की बात करेंगे और दो देशों में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं वो अंतर चाहे वनस्पतियों में हो, प्लांट्स में हो, चाहे पौधों में हो, वो अंतर क्या है, वो अंतर क्या है और क्यों है, आज का ये वीडियो आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उन दोनों देशों में आओ। दोनों देश है कौन से? एक तो आपका अपना खुद का देश है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, और दूसरा देश आपके सामने मैं ला रहा हूं वह है अफ्रीका का देश, नाम है उसका ब्राजील। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्राजील और इंडिया के वन्य जीवन और वनस्पतियां, इनके वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन में क्या अंतर है ये देखेंगे और साथ साथ में आपको ये समझना है वो अंतर है क्यों है। अब यह फिगर दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियां दिख रही हैं आपको। इन आकृतियों में के बारे में आपको ये बता दो, ये सारी की सारे डिजाइन, सारी आकृतियां, सारे चित्र ब्राजील के हैं। अब ब्राजील के ये सारी चित्र फिगर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भैया देखो यहाँ पर तो कुछ रेगिस्तानी पौधे हैं, कैक्टस जैसा है, ये ब्राजील का ही है, और यहाँ फल वाले पौधे दिख रहे हैं, फलदार हैं। यहाँ पर लंबे वृक्ष दिख रहे हैं, बहुत लंबे, और यहाँ देखिए ये चिड़िया है, पक्षी है, ये घने जंगलों में रहने वाला बाघ है, चीता है, शेर है, और ये आपका सांप है, कोबरा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आखिर ब्राजील देश एक, इसके प्राणियों में और वनस्पतियों में इतना अंतर यहां देखने को क्यों मिल रहा है? ये अंतर ही आज के इस लेसन का उद्देश्य है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहां पर देखेंगे ये है आपका, मान उन सारी चीजों के बारे में समझने के लिए आपको यहां पढ़ना पड़ेगा भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल रीजन, माने कौन सा भौगोलिक कारण है, इसके नाते अंतर पड़ता है। उस भौगोलिक कारण में जाने के पहले एक चीज हम आपको ये बता देते हैं, ये समझ लीजिए, ये आपको पूरे लेसन में, पूरे चैप्टर में, चाहे वो प्राणियों की हो चाहे वनस्पतियों की हो, जो भी अंतर आएगा उसमें ये रीजन आपका महत्व हो जाएगा। ये समझ लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि प्राणियों और वनस्पतियों में जो भी अंतर है उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये है हमारी पृथ्वी, धरती है, और ये पार्ट जो दिख रही है ये है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा है। अब ध्यान ये देना, इससे आपको ढेर सारे आंसर मिलने वाले हैं और ये समझने के बाद में आपको आंसर लिखने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। तो विषुवत रेखा, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसके आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। यह है इक्वेटर है, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर बोलते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्र, चाहे ये क्षेत्र पूरा ले लो, ये आसपास के क्षेत्र क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। अब ध्यान ये देना, विषुवत रेखा पर पूरे साल, पूरे वर्ष घनघोर बरसात होती है, बहुत बरसात होती है, और ये जो है लगभग यहाँ पर 2000 एमएम से भी ऊपर, विषुवत रेखा पर 2000 एमएम से भी ज्यादा यहाँ की बरसात रिकॉर्ड की जाती है। अब यहाँ पर बात यह है, जहां पर घनघोर वर्षा होगी वहां पर घनघोर जंगल होंगे, बात समझ रहे ना? जहां पर सघन वर्षा होगी, वहां जहां पर भारी वर्षा होगी वहां पर घने जंगल रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब जैसे जैसे आप इस विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब दूर जाएंगे, मतलब उत्तर जाएंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो वर्षा की मात्रा कम होने से क्या होगा? पाए जाने वाले जंगलों में, वनस्पतियों में, जीवों में, सजीवों में भी आप अंतर देखते जाएंगे। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ, तब भी बरसात की मात्रा कम होती जाएगी, और बरसात की मात्रा कम होने से यहां भी आप शुष्क भाग पाएंगे। क्या?
कुछ भाग तो ऐसे हो जो थोड़ा नजदीक होंगे, वहां पूरे साल बरसात तो नहीं होती है, कुछ सीजन में बरसात होती है। और दूर आएंगे तो बरसात की जो मात्रा है 500 एमएम में आ जाती है, 50 मिलीमीटर आ जाती है, मतलब बहुत कम बरसात वहां पर होती है। जब बरसात वहां पर कम होगी तो वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में वैसा अंतर आएगा, उनकी संरचना में, उनकी पत्तियों में, उनकी जड़ों में, उनके डंठल में, उनके फलों फूलों में, हर जगह ये अंतर आएगा। और जहां पर जैसी वनस्पतियां रहेंगी, जैसे प्लांट्स रहेंगे, वहां पर एनिमल्स भी वैसे ही रहेंगे। बात समझ गए ना? अब आइए देखते हैं ब्राजील की वनस्पतियां इतनी अंतर क्यों है। देखिए यहां पर ऐसा है, भू आकृति की विविधता के कारण ब्राजील में वृष्टि में अंतर दिखाई देता है। अब वृष्टि में अंतर क्या दिखाई देता है, अब बिना पढ़े आप बिंदास बोलिए, क्योंकि जो भाग विषुवतीय क्षेत्र में है, विषुवत रेखा के पास में है, वहां तो घनी बरसात होगी, घनघोर बरसात होगी, तेज बरसात होगी, वहां पर तेज बरसात होगी, कितना 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा। जब तेज बरसात होगी तो वहां पर क्या पाए जाएंगे, वहां पर घने जंगल पाए जाएंगे, सघन जंगल पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम दूर जाते हैं, दूर कहां जाएंगे, या तो उत्तर या तो दक्षिण। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप दूर हटेंगे, वैसे वैसे वृष्टि के दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में भी कमी आती जाएगी। जैसे जब हम विषुवत रेखा के पास थे तो यहां पर होने वाली बरसात पूरे वर्ष भर है, लेकिन जब विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो क्या होगा, बरसात की मात्रा या तो पूरे साल नहीं होगी, और जो हो भी रही है वो कम मात्रा में होगी। तो इसका असर कहां पड़ेगा, वहां की वनस्पतियों पर। आइए हम देखते हैं आगे क्या इसमें है। ये आप थोड़ा देखेंगे, यहां पर एक आकृति दी गई है, इससे आप समझ जाएंगे ढेर सारी बात। ये है भू आकृति और प्रमुख वनस्पतियां प्राणी। कार्य ये देखिए, ये भाग क्या है, थोड़ा ऊंचा है, क्या है, ऊपर है। यहां पर ये 1600 मिलीमीटर बरसात होती है। यहां पर विभिन्न प्रकार के बंदर पाए जाएंगे। बंदर पाए जाने का मतलब क्या होता है, वहां पर जंगल है, वहां पर पेड़ पौधे हैं, लेकिन जरा यहां पर देखिए, ये विषुवत रेखा वाला पार्ट है, ये ठीक है, ये 1200 किमी दूरी तक है। इसमें आपको माने सघन बरसात होती है और टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें रेंगने वाले प्राणी पाए जाएंगे, जलचर पाए जाएंगे। अब जलचर क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि वह जल है, बरसात हो रही है, जल है, जलचर पाए जाएंगे। अब आगे थोड़ा देखिए, ये जो ऊंचाई है, यहां पर थोड़ी सी बरसात कम हो जाती है, कितने है कम, कितनी 1500 एमएम में। तो यहां पर पेड़ पौधे तो पाए ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ में घास के प्रदेश भी पाए जाएंगे, और घासों में पाए जाने वाले कीट पतंगे पाए जाएंगे, घासों में पाए जाने वाले प्राणी। अब यहाँ पर घासें नहीं है, क्यों नहीं घासें, वहां पर भरपूर बरसात होती, घासों होने का कुछ चांस नहीं होती, यहाँ पर भरपूर घास है। अब जरा इधर देखिए, ये 600 मिलीमीटर बरसात क्षेत्र वाला है, समशीतोष्ण। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, घास वाले मैदानों में रेंगने वाले प्राणी पाए जाएंगे। और ध्यान देना, जहां घास के मैदान है, वहां पर पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है। ये पर्णपाती क्या होती है, माने ऐसी वनस्पतियां जो एक निश्चित समय में, जिसे आप पतझड़ कहते हैं, वो अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, वह पतझड़ हो जाता है। पतझड़ होता क्यों है, पानी की कमी के ह्रास को रोकने के लिए, माने पानी कमी है, पानी की कमी, क्योंकि हम बरसात कितनी हो रही है, 1500 मिलीमीटर, 2000 से ज्यादा यहाँ थी, 1500 यहाँ पर है, मतलब पूरी साल बरसात होती नहीं है यहाँ पे। तो पानी को बचाए रखने के लिए उन वनस्पतियों की पत्तियां एक निश्चित समय में सूख करके गिर जाती हैं। और आप जानते हैं, आप विज्ञान पढ़े होंगे, वनस्पतियों में पत्तियों में ही होता है पर्णरंध्र। ये देखिए, ये है पत्ती है, ठीक है, पत्तियों की निचली सतह में होता है स्टोमेटा, पर्णरंध्र, उसी के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, माने पानी वाष्प करके निकलता है। और जब इनकी पत्तियां समय से गिर जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी, इससे पानी की बचत होगी। सीखो इन पौधों से,
पानी की बचत हमें करनी चाहिए, हम लोग नहीं करते। वनस्पतियों को भी पता है भैया हमारे एरिया में स्वयं बरसात की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है, इसलिए हमें ज्यादा पानी का व्यय करना नहीं चाहिए, ज्यादा पानी फेंकना नहीं चाहिए। तो फेंकता कौन है? पत्तियां। कौन फेंकता है? पत्तियां। और पत्तियों को गिरा देते हैं। जब पत्तियों गिरा देंगे, चल तो पानी फेंक रहे थे ना, तू चल नीचे। अगर कोई आपकी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, आप कितना देर रोकेंगे? वो नहीं मानने वाला। वैसे पौधों ने पत्तियों से कहा ये मान जा, पानी कम है, नीचे पानी जलस्तर नीचे जा रहा, मत नष्ट कर पानी। पत्तियां कहाँ मानने वाली? पौधों का चल नीचे, उठा के झोंक दिए नीचे और सारी सारी पत्तियां छड़ करके मिट्टी बन गई है। आप भी थोड़ा समझिए इसको। आइए देखते हैं आगे। इसमें क्या है, ये तो जहां पर बरसात कम होगी वहां पर पौधों का जीवन काल भी कम होगा, और जहां पर बरसात ज्यादा होती है, ये देखेंगे, जहां बरसात ज्यादा होती है वहां पर जो पौधे होते हैं वो प्रजातियां ब्राजील में सदाबहार, अर्थात सदाबहार माने एवरग्रीन। जहां बरसात ज्यादा होगी वहां के पौधे सदाबहार होंगे, एवरग्रीन होंगे, मतलब उसमें पतझड़ नहीं होगा, उसमें पत्तियां नहीं गिरेंगी। पत्तियां क्यों नहीं गिरेंगी? गिराओ, बहाओ बहाओ, जितना पानी बहाना हो, क्यों भरपूर पानी वहां पर है, उन्हें पाया जाता है सदाबहार। दूसरा होता है अर्ध सदाबहार। अर्ध सदाबहार क्या होता है? माने कुछ समय तक इन पौधों में पत्तियां रहेंगी और कुछ समय तक नहीं रहेंगी, मतलब पतझड़ में आने पर ही पत्तियां गिर जाएंगी, फिर जब स्प्रिंग सीजन आएगा, बसंत आएगा, नई पत्तियां उसमें आ जाएगी। अच्छा, इनको पर्णपाती। और एक शुष्क वनस्पति, ये क्या? ये जहां पर बरसात की मात्रा 500 mm से नीचे होगी वहां पर ये पाई जाएगी। अब इनमें खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है, इनकी पत्तियों की संरचना छोटी मांसल होती है, या इनकी पत्तियों का रूपांतरण कांटों में रूप हो जाता है। तो कांटों में हो जाएगा तो क्या होगा? उनमें वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी, वाष्प कमी होगी, पानी का ह्रास कम होता है। ठीक। ब्राजील में सदाबहार वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन होता है, मतलब ब्राजील में सदाबहार वन है, घने जंगल हैं, उनमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। आपने अमेज़न के जंगल का नाम सुना होगा, अमेज़न जंगल भी ब्राजील में ही है, और दुनिया का 20% ज्यादा ऑक्सीजन हमें अमेज़न से ही मिलता है। अमेज़न जंगल में है, तो यहाँ पर इसीलिए विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ब्राजील को लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ब्राजील में आपने क्या देखा? ब्राजील में जो भाग विषुवत रेखा के पास में है वहां पर पूरे साल बरसात होती है। पूरे साल बरसात होने से वहां पर क्या होते हैं? सदाबहार एवरग्रीन जंगल होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, पतझड़ नहीं होता है, वहां घास नहीं होता है, और साथ ही साथ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है और ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए उसे विश्व फेफड़ा कहते हैं, विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको अर्ध सदाबहार सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, जिसमें कि साल के कुछ समय तक पत्तियां बनी रहती हैं और साल के कुछ समय तक पत्तियां नहीं रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की कमी को रोकने के लिए, पानी की कमी है, पानी का वहां पर ह्रास ना हो, पानी को वेस्ट ना हो, रोकने के लिए पत्तियां नहीं रहती है। तीसरा है जहां शुष्क वन है, इसमें क्या होता है कि नागफनी है, टकैचू है, कत्था है, बबूल है, ये अकेशिया, ये सारे पौधे पाए जाते हैं। इनकी रचना क्या होती है? जड़न की गहराई होती है, इनमें पत्तियों का रूपांतरण होता है, पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किस रूप में? कांटों के रूप में, या पत्तियां छोटी हो जाती है, पत्तियां मांसल हो जाती हैं, रंध्रों की संख्या कम हो जाती है। इससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का कम होता है, पानी का ह्रास कम होता है, अधिक लंबे समय तक टिके रहते हैं। और आपने देखा होगा नागफनी जो आप देखते हैं, ये देखिए बताता हूं आपको, नागफनी का पौधा जो है, ये जो नागफनी का ये पत्ती देखते हैं ना,
ये एक्चुअली पत्ती नहीं, ये पत्ती नहीं है, वो उसका तना है। इसका पत्ती कहाँ गई थी? पत्तियां इसमें कांटों के रूप में निकली है ऐसे ना। नागफनी आपने देखा होगा, ये जो चौड़ा भाग दिख रहे हैं वो तना है, उसका स्टेम है। और तने में स्टोमेटा, पर्णरंध्र नहीं होता, इसे तने से वाष्पोत्सर्जन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चा इसका पत्तियां, पत्तियां बन गई कांटे। अब सोचिए जब बड़ी बड़ी पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा, रंध्र, उससे पानी निकलता है। जब पत्तियां खुद एक कांटा बन गई सूख करके, उसमें स्टोमेटा कितना बड़ा होगा? ये पानी के वाष्पन को रोकती है। ठीक, तो नागफनी है। और आपने अपना फल नहीं देखा होगा आपने एलोवेरा, घृतकुमारी, वो भी नागफनी परिवार का है। ठीक, तब बबूल देखते होंगे, पत्तियां छोटी होती हैं। झाड़ियां देखिए, पत्तियां छोटी होती हैं। जो कांटे ज्यादा होते हैं, कांटे कहां से आते हैं? कांटे वही होते हैं जिसके पत्तियां में रूपांतरित हो जाती हैं। सिर्फ ये पानी के नुकसान को रोकने के लिए ऐसा सब उसमें होता है। ठीक, तो आपने ये देख लिया कहां का? ब्राजील का। ब्राजील की सारी बातें आप समझ गए होंगे। ब्राजील में जहां पर अधिक बरसात होगी, कहां पर अधिक बरसात होगी? विश्वतीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल फील्ड रीजन में। वहां पर घने जंगल होंगे, सदाबहार जंगल होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। ठीक, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, विषुवत रेखा दूर जाएंगे, बरसात की मात्रा कम होती जाएगी। और बरसात की मात्रा कम होने से पौधों का जीवन काल कम हो जाएगा, पौधों का जीवन काल हो जाएगा, और वह अर्ध सदाबहार पौधे कहे जाएंगे। मतलब उसमें जो पत्तियां होती हैं पूरी साल नहीं रहेंगी, साल के कुछ समय तक वो झड़ जाती है। और दूर जाएंगे जहां बरसात की मात्रा 500 mm से भी कम हो जाती है, वहां पर पौधों की पत्तियों में रूपांतरण होता है, उनके संश्लेषण होता है, पत्तियां छोटी मांसल कांटेदार होती हैं पानी के वाष्प को रोकने के लिए। तो दोस्तों आपने ये देख लिया क्या? ब्राजील का। अब आइए हम देखते हैं, ब्राजील तो देख लिया आपने, जरा इंडिया का देखते हैं। इंडियन क्या है? ये देखिए, ये इंडिया का मानचित्र है। आप इसके द्वारा देखिए, ये आप देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसको, हो तो नहीं होगा। ये जो भाग है आपका सदाबहार, सदाबहार कहां है? ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर हिमालय की तलहटी में, हिमालय की चोटियां पर, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर समुद्र किनारे का है, जंगल यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ है समुद्र का। ये सदाबहार पौधे हैं, मतलब यहाँ पर इनको भरपूर बरसात हो जाती है। बरसात ज्यादा होती होगी, बरसात ज्यादा होगी तो सदाबहार पौधे पाए जाएंगे। लेकिन अब जरा ये वाला भाग देखिए, ये पूरा भाग है, पूरा मध्य भारत है, यहाँ उत्तर भारत है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भाग यहाँ तक है। ये पर्णपाती है, माने यहाँ बरसात तो होती है, लेकिन कितना? 1000 से कम, मान 1000 से 2000 के बीच में। ये जो भाग देख रहे हैं ना, ग्रीन वाला जो सदाबहार है, ये है जहां पर बरसात 2000 mm से ज्यादा होती है। ये सदाबहार पौधे होते हैं। जो आप ये भाग देख रहे हैं, मध्य भारत का है, पूर्वोत्तर, पूर्व भारत का, उत्तर भारत का है, मध्य भारत का है, ये भाग पर्णपाती का है। माने यहाँ पर बरसात की मात्रा जो होती है पूरे वर्ष में 1000 mm से 2000 mm के बीच होती है। माने बरसात कम होती है, बरसात कम होगी तो पौधों में जो पत्तियां भी पूरे साल नहीं रहेंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्ध सदाबहार बोलेंगे। और साथ साथ में जरा देखेंगे, कटीले वन है। कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? ये दिख रहा है ना, ये गुजरात का भाग है, यहाँ पर राजस्थान का है, उच्च रेगिस्तानी का, माने जहां पर ये भाग है, जहां पर बारिश जो है बहुत कम होती है, वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र के वन है, हिमालय के वन है, समुद्र के वन है। अब समुद्र के वन में कहां कहां का? ये भाग समुद्र के भाग का है, यहाँ पर गारान है। ठीक है, जो नम और दलदली जमीन में पाए जाने वाले, नम और दलदली जमीन में पाए जाने पौधे होते हैं। मैंग्रोव्स है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में होते हैं। यहाँ पर समुद्री वनस्पतियां हैं। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर देखें अब कैसे इसको पढ़ेंगे। भारत में औसतन 2000 mm से भी अधिक वर्षा, प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है, वहां पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये चीज आपने क्या पाया है? ब्राजील में पाया है। जहां पर बरसात 2000 mm से भी ज्यादा होगी,
भरपूर सूरज की रोशनी मिलेगी, वहां पर घने जंगल मिलेंगे, सदाबहार जंगल मिलेंगे, वनस्पतियों की भरपूर मात्रा वहां पर मिलेगी। लेकिन लेकिन और उससे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? वृक्षों की लकड़ी मजबूत होती है, भारी होती है और इनकी पत्तियां गहरी और बड़ी होती, चौड़ी होती हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे महोगनी है, शीशम है, रोजवुड है, रबड़ इत्यादि है। ठीक। और इनमें अनेक प्रकार की लताएं होती है। माने भारत का वह भूभाग, भारत का वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक बरसात जो है 2000 mm से ज्यादा होती है, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियां सदाबहार होती हैं, एवरग्रीन होती हैं, पूरे वर्ष भर हरी भरी रहती हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? लंबी और चौड़ी होती हैं। इनमें वाष्पोत्सर्जन भरपूर मात्रा में होता है। लकड़ियां इनकी काष्ठीय होती हैं, कठोर होती हैं, भारी होती हैं और पूरे वर्ष भर हरी भरी बनी रहती है। एग्जाम्पल में शीशम, याद रखना, शीशम है, महोगनी है, रोजवुड है और आपका महोगनी का है। ये सारे पौधे आपको यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक। लेकिन जहां पर बरसात की मात्रा 1000 से 2000 के बीच पाया जाए, मतलब 2000 से कम पाया जाए, तो वहां पर कौन से पौधे होंगे? पर्णपाती। पर्णपाती मतलब जहां पर पत्तियां उनकी गिर जाती हैं, माने वो अर्ध सदाबहार कहे जाएंगे। अर्ध सदाबहार क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि इन पौधों की पत्तियां पूरे साल बनी नहीं रहती हैं। साल की कुछ भाग तक पौधों में रहेगी और बाकी पत्थर आने पे गिर जाती हैं। ये गिर क्यों जाती हैं? सिर्फ पानी के ह्रास को रोकने के लिए, पानी के वेस्ट को रोकने के लिए। जो वाष्पन होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा, उसको रोकने के लिए। क्यों रोकना चाहती है? आप पता है ना, अभी बता एग्जाम्पल। रोकने से चाहती है क्योंकि वहां पर पानी का लेवल कम है, क्योंकि पूरे साल बरसात होती नहीं है। बारिश की मात्रा 1000 से 2000 के बीच में है। पानी की वहां पर कमी हो सकती है, हो जाती है। उस कमी के कारण पानी का ह्रास न हो, इसलिए उनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। ठीक। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है? सागवन है, बांस है, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष वनों में पाए जाते हैं। क्लियर? तो आप देख रहे भारत में एक क्षेत्र वो हो गया जहां पर बारिश 2000 mm से ज्यादा होगी, वहां पर सदाबहार बन पाए जाएंगे। और जहां पर 2000 से 1000 के बीच होगी, वहां पर्णपाती वन पाए जाएंगे, माने उनकी पत्तियां समय आने पे गिर जाती। जहां पर बांस है, बरगद है, पीपल इत्यादि। अब देखिए, जिन भागों में 500 mm से भी कम बरसात पाई जाएगी, वहां के पौधों की पत्तियां छोटी होंगी, मांसल होंगी, कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी, जड़ उनकी गहराई तक जाती है, ताकि ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायक हो सके। एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे इसमें? नागफनी है, बबूल, अकेशिया, कैक्टस और आपके एलोवेरा, ये सारे बबूल, कत्था, कटेचू, ये सारे पौधे आपके कहां हैं? जहां पर 500 से भी कम, और इनकी झाड़ियां कटीली होती, छोटी होती। मृतकुमारी है, रामबांस है, नागफनी है, ये सब आपके हैं। अब जरा हम देखते हैं, एक भाग हमारे देश में और भी है, वो है जो समुद्र के आसपास पाया जाता है। उसे कहते हैं कोस्टल एरिया जो होती है, समुद्री क्षेत्र जो होता है। उसमें क्या होता है? ये दलदल प्रदेश होता है। ठीक है, दलदल होता है, यहाँ पर क्षारीय होता है मिट्टी यहाँ की। यहाँ पर उगने वाली वनस्पतियां क्या होती हैं? लचीली होती हैं, तैलीय होती हैं। लचीली और तैलीय, वैसे ये हमारे बड़े काम की होती हैं। ये कटाव को रोकती हैं, मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं, बहाव को रोकती हैं, बाढ़ आने से रोकती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये वनस्पतियां भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों का, एनिमल्स का ये हैबिटेट होती, निवास होती है। ठीक। अब इसकी में सुंदरी के वन, सुंदरी के वन और गरान के वन, सुंदरी के वन और गरान के वन, ये दो वन है बताया जाता है, जिसमें लकड़ी तैलीय और हल्की और टिकाऊ होती है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार देख लिया भारत और ब्राजील में पाए जाने वाले जो क्या है आपके वनस्पतियां है, स्टेशन है, उनमें कितना अंतर क्यों है। अब अगला पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में है आपको देंगे ब्राजील और भारत में पाए जाने वाले प्राणियों में क्या अंतर है, कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर लिखिएगा, और अगर इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और अच्छे दे सकूं। दूसरी बात, अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें ताकि उस कमी को हम दूर कर सके और आपके मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो टारगेट है वो आप तक पहुंच सके, आप तक पूरा ज्ञान पहुंच सके, आप समझ सके, एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, लेकिन आपके कमेंट के